Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Civil Procedure Code 1908 and in this video we will discuss its section 34. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 34 of CPC deals with the topic of interest. अब ये इंटरेस्ट है क्या? सीपीसी के अंदर कहीं भी इस इंटरेस्ट के वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट को सिंपली डिफाइन करें तो इंटरेस्ट इज बेसिकली द प्रीमियम पेड फॉर द यूज ऑफ मनी। यानी कि जब आप किसी भी पर्सन से किसी किस्म का कोई भी उधार ले रहे हो और उस उधार रकम को इस्तेमाल करने के बाद जब वो रकम वापस करने की बारी आती है तो उसी लोन अमाउंट के साथ जो आप प्रीमियम पे करते हो, जो एक्स्ट्रा मनी पे करते हो, उसको कहा जाता है इंटरेस्ट। अब ये तो हमने सिंपली देख लिया। सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग अगर हम इंटरेस्ट को देखें तो इंटरेस्ट में हमें तीन चीज़ों को बताया गया है, तीन स्टेजेस बताए गए हैं कि कोर्ट किन किन स्टेजेस पर इंटरेस्ट जो है वो ग्रांट कर सकती है। सो इसकी क्लॉज 1 देखें तो क्लॉज 1 कहती है वेयर एंड इन सो फॉर एज द डिक्री इज द फॉर पेमेंट ऑफ मनी द कोर्ट में इन द डिक्री ऑर्डर द इंटरेस्ट एट सच रेट एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल टू बी पेड on the principal sum adjudged from the date of suit to the date of decree in addition to any interest adjudged on some principal for any period prior to the institution of the suit with further interest at such rate as the court deems reasonable on the aggregate sum so adjudged from the date of decree to the date of payment or such earlier date as the court thinks fit। अब इस सेक्शन में जो इंटरेस्ट की बात की गई है वो किन सूट से रिलेटेड कि जहां पर रिकवरी ऑफ द मनी सूट फाइल किए गए हैं, आप अपने पैसे को रिकवर कर रहे हो, उन सूट में इंटरेस्ट किस तरह से ग्रांट किया जाएगा। सो तीन स्टेजेस बताई गई हैं। अब वो तीन स्टेजेस कौन सी हैं जहां पर जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को ये इंटरेस्ट अमाउंट पे करेगा। फर्स्ट इज prior to the suit, number 1. Secondly, from the date of decree to the date of from the date of suit to the date of decree, यानी कि सूट फाइल करने के बाद से डिक्री आने तक सेकेंड स्टेज है। एंड थर्डली फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द पेमेंट ऑफ द अमाउंट। अब ये जो तीन स्टेजेस हैं इनमें कोर्ट एम्पावर्ड है कि वो इंटरेस्ट ग्रांट कर सकती है एट द टाइम ऑफ द डिक्री के टाइम पे। अब प्रियोर टू द सूट से क्या मुराद है? प्रियोर टू द सूट मींस फ्रॉम द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उस दिन से लेकर सूट फाइल करने के दिन तक कोर्ट जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट ऑर्डर कर सकती है अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग। ये जो इंटरेस्ट की कोर्ट की ग्रांट करने की पावर है ये डिस्क्रिशनरी है। सेकंड है फ्रॉम द डेट ऑफ सूट टू द डेट ऑफ डिक्री, यानी कि जब आपने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया, सूट इंस्टीट्यूट करने के बाद से डिक्री आने तक का जो टाइम पीरियड है वहां पर भी डिस्क्रिशनरी इंटरेस्ट ग्रांट कर सकती है। एंड थर्ड कैटेगरी क्या है? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री टू द पेमेंट मींस कि जब एग्जीक्यूशन की बात की गई है, यानी कि कोर्ट की तरफ से डिक्री पास होगी, अब वो पेमेंट डिक्री होल्डर को किस तरह से मिलेगी, उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होगी, उसको पेमेंट कैसे की जाएगी, ये भी कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए ग्रांट कर सकती है इंटरेस्ट रेट। अब ये तो हमने तीन स्टेजेस डिस्कस कर ली। अब इन्हीं स्टेजेस को हम अगर डिटेल में देखें तो सेक्शन 34 का जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 1 हमें क्या कहती है? Wherein so far as the decree is the for the payment of the money, the court may in the decree order। अब सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि जहां पर
कोर्ट के पास कोई मनी सूट फाइल किया गया था और उस मनी सूट से रिलेटेड कोर्ट ने कोई डिक्री पास की है और उस डिक्री के अंदर जो भी प्रिंसिपल अमाउंट कोर्ट ने एडजज किया है कि जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को ये अमाउंट पे करेगा, यानी कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट कोर्ट ने डिटरमिन की है, जो डिसाइड किया है, उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो भी एडिशनल इंटरेस्ट बन रहा है डेट ऑफ डिक्री सूट से डेट ऑफ डिक्री तक, यानी कि सूट फाइल करने से डिक्री पास होने तक उस प्रिंसिपल अमाउंट पे जो भी एडिशनल इंटरेस्ट बन रहा है वो जजमेंट डेटर पे करेगा डिक्री होल्डर को। एंड ये एडिशनल इंटरेस्ट कितना होगा? जितना भी कोर्ट को रीजनेबल लगता है वो उतना इंटरेस्ट रेट का ऑर्डर करेगी। सेकेंडली, सूट इंस्टीट्यूट करने से पहले और सूट के इंस्टीट्यूट किए जाने तक के टाइम पीरियड के दौरान जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उस प्रिंसिपल अमाउंट पर जो कोर्ट ने एडजज किया है, तो कोर्ट उस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर उस इंटरेस्ट को पे करने का भी ऑर्डर पास कर सकती है। अब ये जो कोर्ट ऑर्डर पास कर रही है इंटरेस्ट पे करने का, हमने क्या कहा था कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो अपनी डिस्क्रिशन को यूज करते हुए इन इंटरेस्ट का ऑर्डर दे सकती है। Thirdly, with future interest, further interest on the principal sum adjudged from the date of decree to the date of the payment or such earlier date as the court thinks fit. थर्ड कहती है, फ्यूचर इंटरेस्ट की बात कर रही है कि डिक्री आने की तारीख से मनी को पे करने की तारीख तक जो प्रिंसिपल अमाउंट कोर्ट ने एडजज किया है उस पर फ्यूचर इंटरेस्ट को पे करने का भी कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है। जो हमने तीसरी सिचुएशन डिस्कस की थी ना, डेट ऑफ डिक्री से पेमेंट तक, तो इसके दौरान जो भी प्रिंसिपल अमाउंट कोर्ट ने एडजज किया है उस पर अगर कोई फ्यूचर इंटरेस्ट लग रहा है तो उस फ्यूचर इंटरेस्ट को भी पे करने का कोर्ट ऑर्डर पास कर सकती है कि जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को ये फ्यूचर इंटरेस्ट भी पे करेगा। सो सेक्शन 34 क्लॉज 1 में अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट रेट 3 स्टेजेस ऑफ द सूट में किस किस तरह से ग्रांट किया जा सकता है। कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को एक्सरसाइज करते हुए इस इंटरेस्ट रेट को किस तरह से डिटरमिन करेगी जो जजमेंट डेटर डिक्री होल्डर को पे करने का पाबंद होगा। अब इसी सेक्शन की अगर हम क्लॉज 2 को देखें तो क्लॉज 2 कहती है, वेयर सच डिक्री इज साइलेंट with respect to the payment of the further interest on such aggregate sum as aforesaid from the date of decree to the date of payment or other earlier date, the court shall be deemed to have refused such interest. A separate suit therefore shall not lie. अब सब सेक्शन 1 के अंदर जो हमने फर्दर इंटरेस्ट, जो फ्यूचर इंटरेस्ट को डिस्कस किया है, ये सब सेक्शन कहता है कि अगर उस फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में डिक्री साइलेंट है, कोर्ट ने डिक्री पास करते वक्त उस फ्यूचर इंटरेस्ट को पे करने का ऑर्डर नहीं दिया या फिर कोर्ट ने इंटरेस्ट देने से रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है कि फ्यूचर इंटरेस्ट नहीं पे किया जाएगा, तो फिर ऐसी सूरत में उस फ्यूचर इंटरेस्ट को डिमांड करने के लिए आप कोर्ट के अंदर सेपरेट सूट फाइल नहीं कर सकते। बेसिकली ये सब सेक्शन बार लगा रहा है सेपरेट सूट के ऊपर कि अगर तो फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में डिक्री साइलेंट है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया, तो आप उस फ्यूचर इंटरेस्ट को डिमांड करने के लिए आप कोर्ट के अंदर सेपरेट सूट लेकर नहीं आ सकते। बार है सेपरेट सूट के ऊपर। अब ये तो था सेक्शन 34 जनरली। अब इसी के साथ सेक्शन 34A अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था। वो सेक्शन 34A किसके साथ डील करता है? सेक्शन 34A बात करता है पब्लिक ड्यूज की। अब पब्लिक ड्यूज के ऊपर किस तरह से इंटरेस्ट होगा हम इसको भी देखते हैं। सब सेक्शन 1 की तरफ आ जाते हैं। Where the court is of the opinion that the suit was instituted with an intent to avoid the payment of public dues payable by plaintiff or on his behalf, the court may, while dismissing such suit, make an order for the payment of interest on such public dues at the rate of 2% above the prevailing bank rate. अब सेक्शन 34A सब सेक्शन 1 को अगर हम देखें तो सेक्शन 34 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि जहां पर
कोर्ट को ये लगता है कि आपके ऊपर कोई पब्लिक ड्यूज हैं और इन पब्लिक ड्यूज को ना पे करने के लिए आपने कोर्ट के अंदर कोई सूट फाइल किया है, तो सबसे पहले कोर्ट आपके उस सूट को डिसमिस करेगी। वो सूट आपका डिसमिस किया जाएगा और उसी के साथ ही कोर्ट आपको ऑर्डर करेगी कि आप इन पब्लिक ड्यूज की पेमेंट करो, और इन पब्लिक ड्यूज की पेमेंट के साथ साथ कोर्ट आपको इंटरेस्ट पे करने का भी ऑर्डर पास करेगी। और वो इंटरेस्ट कितना होगा? प्रीवेलिंग बैंक रेट के हिसाब से 2% इंटरेस्ट इन पब्लिक ड्यूज के साथ कोर्ट आपको ऑर्डर करेगी, जो आपको पे करना पड़ेगा। ये था सबसेक्शन 1। अब इसी के साथ सबसेक्शन 2 क्या कहता है? Where the court is of the opinion that the recovery of any public dues from the plaintiff was unjustified, the court may, while disposing of the suit, make an order for the payment of interest on the amount recovered at the rate of 2% above the prevailing bank rates. सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर तो कोर्ट के अंदर जो आपने सूट फाइल किया था इन पब्लिक ड्यूज से रिलेटेड कि ये जो पब्लिक ड्यूज आप पर इम्पोज किए गए हैं वो गलत हैं, वो अनजस्टिफाइड हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा हैं, और ये चीज़ कोर्ट के अंदर प्रूफ भी हो जाती है कि पब्लिक ड्यूज जो आप पर लगाए गए हैं वो गलत हैं, तो ऐसी सूरत में कोर्ट फिर ऑर्डर पास करेगी ऑपोजिट पार्टी को, जो मुखालिफ पार्टी है उसको कहेगी कि वो इन पब्लिक ड्यूज की पेमेंट करे और साथ ही साथ उस पर 2% का इंटरेस्ट भी लगाएगी प्रीवेलिंग बैंक रेट के हिसाब से। फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्या कहा था? जहां पर आप वैसे ही कोई सूट फाइल करते हो तो आपका सूट डिसमिस हो जाए, लेकिन अगर एक चीज प्रूफ हो गई है तो फिर ऑपोजिट पार्टी को 2% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब हमने जो ये इंटरेस्ट बैंक रेट के हिसाब से कहा है, इस एक्सप्लेनेशन के अंदर बैंक रेट को डिफाइन किया गया है, बैंक रेट डिटरमिन्ड एंड मेड पब्लिक अंडर द प्रोविजंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956। इस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1956 के अंडर जो बैंक रेट डिटरमिन किया गया है उसका मतलब यहाँ पर बैंक रेट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। सेकेंडली, पब्लिक ड्यूज क्या है? Public dues includes the dues of any bank owned by federal government, any corporation or undertaking owned or controlled by federal government or provincial government or any local authority। वो तमाम ड्यूज जो किसी ऐसे बैंक की तरफ से हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, या फिर किसी कॉरपोरेशन का, या फिर कि फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी भी लोकल अथॉरिटी के अंडर है, तो वो ड्यूज पब्लिक ड्यूज के अंदर इंक्लूडेड हैं। सो ये था सेक्शन 34A जो कि पब्लिक ड्यूज के इंटरेस्ट की बात कर रहा था। अब सेक्शन 34B के ऊपर आ जाते हैं जो कि बात करता है इंटरेस्ट एक्सेट्रा ऑन दी ड्यूज ऑफ बैंकिंग कंपनी। लास्ट सेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक ड्यूज। ये सेक्शन बात करता है कि अगर तो बैंकिंग कंपनी के कोई ड्यूज हैं तो ऐसी सूरत में उन ड्यूज के ऊपर जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा वो किस हिसाब से होगा, ये सेक्शन 35B बताता है। क्लॉज 1 क्या कहती है? Where and in so far as the decree is for the payment of the money due to a banking company in repayment of the loan advanced by it, the court shall in the decree provide for the interest or return as the case may be on the judgment debt from the date of decree till payment। फर्स्ट क्लॉज कहती है कि जहां पर सूट फाइल किया गया है बैंकिंग कंपनी की जानिब से आपके अगेंस्ट रिगार्डिंग दी पेमेंट ऑफ द लोन, यानी कि आपने बैंकिंग कंपनी से किसी तरह का कोई भी लोन लिया था और अब वो लोन आप वापस नहीं कर रहे और ये चीज़ आपके खिलाफ प्रूफ हो जाती है कि आप लोन पे करने में नाकाम हो गए हो, तो कोर्ट आपके खिलाफ एक डिक्री पास करेगी और उस डिक्री के अंदर डिक्री के टाइम से लेकर पेमेंट तक के टाइम पीरियड के लिए कोर्ट आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी। और ये जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा ये किस किस तरह से लगाया जाएगा, सो इसी सेक्शन में फर्दर बताया गया है। अब क्लॉज ए के ऊपर हम आ जाएं तो क्लॉज ए क्या कहती है? In the case of interest bearing loans for the interest at the contracted rate or at the rate of 2% above the bank rate whichever is higher।
अब पहली सिचुएशन में क्या कहा गया है कि बैंक ने आपको लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, वो चीज जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग, या फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बैंक रेट है उससे 2% ज्यादा होगा। इन दोनों में से जो भी इंटरेस्ट हायर होगा वो इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। सेकेंड सिचुएशन क्या कहती है, इन केस ऑफ द लोन्स गिवन ऑन द basis of markup in price, lease, hire purchase or service charges for the contracted rate of the markup, rental, hire or service charges as the case may be, or at the latest rate of the banking company for the similar loan whichever is higher। दूसरी सिचुएशन में कहा गया है कि जहां पर आपने लोन मार्कअप प्राइस पर, लीज पर, हायर परचेज या सर्विसेज चार्जेस के ऊपर, या मार्कअप रेंटल बेसिस पर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर किसी तरह का कोई भी लोन लिया है, तो ऐसी सूरत में जो आप पर इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो उस वक्त की बैंकिंग कंपनी के जो सिमिलर लोन्स के ऊपर जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो चार्ज किया जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। थर्ड सिचुएशन क्या कहती है, in case of the loan given on the basis of participation in profit and loss for the return at such rate not being less than the annual rate of the profit for the preceding 6 months on the paid by the banking company on the term deposits of the 6 month accepted by it on the basis of participation in profit and loss as the court may consider just and reasonable in the circumstances of the case, keeping in view the profit sharing agreement entered into between the banking company and the judgment debtor when the loan was contracted। क्लॉज सी कहती है कि जहां पर लोन प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिस पे लिया जाता है और कोई पर्सन इस लोन को पे करने में नाकाम हो जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा वो उस एग्रीमेंट के हिसाब से किया जाएगा जो पार्टीज के दरमियान हुआ था। और अगर कोई लोन प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टिसिपेशन की बेस पे दिया जाता है तो उसका रिटर्न उस रेट पर किया जाता है जो कंपनी या बैंक के एनुअल रेट से कम नहीं होता। जैसा कि लास्ट 6 मंथ्स में बैंकिंग कंपनी ने जो इंटरेस्ट पे किया था उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट डिटरमिन किया जाएगा इस प्रॉफिट एंड लॉस की बेस पे अगर कोई लोन दिया गया है। सो ये था सेक्शन 35P जो कि बैंकिंग कंपनी के ड्यूज के ऊपर इंटरेस्ट की बात कर रहा था। सो आज की इस वीडियो में हमने सेक्शन 34, 34A और 34B को डिटेल में डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।